हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें आयरिस और उसके पति डेविड को देखते हैं। अभी ये दोनों काफी ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं। आयरिस को रातों में नींद नहीं आती और सुबह होते ही वो चुपके से उठ जाती है। एक चाकू लेकर मोबाइल को घर पर ही छोड़कर कहीं पर निकल जाती है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाती है। इसी जंगल में हम उसके बेटे का स्मारक भी देखते हैं, यानी कि उसका बेटा किसी वजह से यहीं पर मरा था। अपने पति के द्वारा पेड़ पर लिखे हुए दुराक्षर को पूरा करके वो पहाड़ के किनारे पर जाती है। यहाँ से कूदने के लिए वो तैयार हो ही रही थी, तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम था रिचर्ड। वो भी अपनी जिंदगी से हार चुका था। एक आखिरी बार वो अपनी प्रॉब्लम आयरिस को सुनाता है। उसका दुख सुनने के बाद आयरिस भी अपनी बात उसे बताती है। दरअसल एक हफ्ते पहले वो अपने पति और अपने बेटे के साथ में यहाँ पर आई थी। वे दोनों अपने आप में बिजी हो गए। इसी बीच उनका बेटा इसी पहाड़ से नीचे गिर गया, जिसका जिम्मेदारी खुद को ही मानती है। इसीलिए अब ये भी इसी पहाड़ से कूद कर मरना चाहती है। एक दूसरे से बात करके रिचर्ड का मन अब बदल चुका था। जाते जाते वो आयरिस से कहता है कि आज का मौसम काफी ज्यादा सुहाना है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रिचर्ड की बातों पर विचार करके वो कहीं न कहीं आयरिस का मन भी अब बदल चुका था। वो भी अब उसके पीछे ही चल जाती है और दोनों बातें करते करते पार्क से बाहर आ जाते हैं। वहीं पर रिचर्ड अपनी कार को आयरिस की कार से कतई मिलाकर पार्क करता है, जिसकी वजह से आयरिस अपनी कार का दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। तभी रिचर्ड अपनी कार से छाता लेकर निकलता है और उससे आयरिस को इतना तगड़ा बिजली का झटका देता है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अब रिचर्ड आयरिस के हाथ पैर बांध देता है और गाड़ी के पिछली सीट पर उसे लेटा देता है और फिर वहाँ से रिचर्ड को अपनी कार में डालकर निकल जाता है। आयरिस अब कुछ देर बाद में होश में आती है तो वो देखती है कि रिचर्ड ने उसे बांधकर पिछली सीट पर लेटा दिया है और अब वो खुद ड्राइव कर रहा है। अब आयरिस भी पूरी कहानी समझ जाती है। अब वो जी जान लगाकर अपने हाथ पैर छुटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हाथ पैर नहीं छुटा पाती और साथ ही वो अपनी घड़ी से एक इमरजेंसी कॉल भी लगाने की कोशिश करती है। रिचर्ड की नजर अब उसके ऊपर ही होती है। यहाँ पर रिचर्ड आयरिस को बताता है कि इस इलाके में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए उसकी कोशिश बेकार है। आयरिस यहाँ पर रिचर्ड से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और मेरे तो बच्चे भी हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो यहाँ पर आयरिस की बातों में नहीं आता, क्योंकि रिचर्ड यहाँ पर इस खेल का काफी ज्यादा पुराना खिलाड़ी था। आयरिस जैसे कितनी ही लड़कियों को वो ठिकाने लगा चुका था। तभी रिचर्ड की बेटी का फोन आता है। कल उसका बर्थडे था। वो अपने डैडी के लिए परेशान होती है। रिचर्ड अपनी बेटी को कहता है कि अभी मैं काम में बिजी हूँ, लेकिन जल्दी वो अपने काम को निपटा कर कल शाम तक लौट आएगा। ये सुनकर आयरिस की धड़कन तेज हो जाती है और घबराने से बात बिगड़ सकती है। इसलिए वो शांत होकर रिचर्ड से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। असल में रिचर्ड की वाइफ क्लोई बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वे दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। 5 साल के रिलेशन को वो एक झटके में तोड़कर चली गई और जिसके साथ हो गई वो एक करोड़पति बिजनेसमैन आदमी था। तब से ही रिचर्ड का यहाँ पर लड़कियों से भरोसा उठ गया। आयरिस यहाँ पर रिचर्ड से पूछता है कि तुम वैसे मेरे साथ क्या करने वाले हो। रिचर्ड यहाँ पर आयरिस से बताता है कि जंगल में एक मेरा छोटा सा घर है, वहीं पर ले जाकर तुम्हारे बाल संवारूंगा। तभी आयरिस रिचर्ड पर चाकू लेकर टूट पड़ती है कि तुम मेरा हाथ लगा कर तो दिखाओ। उसी चाकू से रिचर्ड अपने हाथ पैर को छुटा लेती है। अब इन दोनों के मारामारी के बीच गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। रिचर्ड का सर फूट जाता है और पैर टूट जाता है, जबकि आयरिस बिल्कुल ठीक थी। इसी तरीके से ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं। आयरिस यहाँ पर रिचर्ड पर चाकू तान देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन अफसोस इस सुनसान जगह पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। इतने में रिचर्ड अपनी जेब से एक सिरिंज निकालता है जो कि खाली था। दरअसल जब आयरिस बेहोश थी तभी रिचर्ड ने आयरिस को ये इंजेक्शन लगा दिया था। कुछ देर बाद इस इंजेक्शन का असर आयरिस पर होना शुरू हो गया था। पहले तो उसकी उंगलियां सुन हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी भी करने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं सकती। इसलिए आयरिस का रिचर्ड से दूर भागना बेकार है। आयरिस उसकी बातों में नहीं आती और जंगल की तरफ भागने लगती है और तब तक भागती रहती है जब तक कि रिचर्ड उसकी आंखों से दूर नहीं हो जाता। और रिचर्ड दूर से चिल्लाया जा रहा था कि तुम जितना भागोगे उतना ही ज्यादा इंजेक्शन का असर होगा। मतलब कि रिचर्ड यहाँ पर सही था और देखते ही देखते आयरिस की उंगलियां पकड़ने लगती है। आयरिस यहाँ पर तुरंत ही अपनी स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर लगाती है और फिर वो कुछ कदम ही चल पाती है और फिर उसके पैर भी अकड़ने शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर भी रुकती नहीं और जैसे तैसे करके चलती रही और अब सिर्फ उसके पास 3 मिनट है। वहीं पर रिचर्ड अब ठीक उसके पीछे ही होता है। रिचर्ड को देखते ही आयरिस एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। जड़ों में लगी काली चींटियां उसके चेहरे पर चढ़ जाती है। इसी तरीके से आयरिस इन चींटियों को बर्दाश्त करते रही, क्योंकि रिचर्ड ठीक उसी पेड़ के ऊपर ही खड़ा हुआ था। रिचर्ड जैसे ही उससे कुछ दूर पर जाता है, चींटियों की वजह से आयरिस चिल्लाने लगती है। यहाँ पर रिचर्ड आयरिस को देख लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि रिचर्ड के भी पैरों में चोट लगी हुई थी, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता था और आयरिस के पैर ने भी अब काम करना बंद कर दिया था। पास में ही एक नदी बह रही थी, जिसमें कि रेंगते रेंगते आयरिस कूद जाती है और रिचर्ड उसे देखते ही रहता है और आयरिस पानी के बहाव के साथ ही बह जाती है। बहते बहते ही आयरिस को एक पेड़ का तना मिलता है, जिसे कि पकड़कर वो किसी तरीके से नदी से बाहर निकलती है। अब आयरिस के पास सिर्फ 1 ही मिनट बचता है। उसकी धड़कन स्लो हो जाती है और सांसें काफी ज्यादा तेज चलने लगती है। कुछ देर बाद आयरिस की बॉडी पूरी तरीके से कट जाती
है और वहीं पर एक आदमी फिर घास काटने के लिए आता है जिसका की नाम था विलियम। एलिस को इस तरीके से पड़ा हुआ देखकर वो गाड़ी से नीचे उतरता है और उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब एलिस कुछ भी नहीं बोल पाती तो विलियम समझ जाता है कि उसे अब मदद की जरूरत है। विलियम उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देखो और सुन सकती हो। एलिस अपनी पलकें झपकाकर हाँ में जवाब देती है। इसी तरीके से सवाल जवाब करके विलियम समझ जाता है कि एलिस के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से वो चल और बोल नहीं सकती, वो सिर्फ देख और सुन सकती है। विलियम का घर पास में ही होता है इसलिए वो उसे वहाँ से उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और फिर वो पुलिस को फोन लगाने के लिए जैसे फोन को उठाता है तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। एलिस लगातार अपनी पलकों को झपकाकर सिग्नल देने लगी कि दरवाजे पर खतरा है। एलिस को छिपाने के बाद विलियम दरवाजा खोलता है और फिर ठीक उसके सामने एक आदमी आता है जो कि काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था। दरअसल ये आदमी रिचर्ड ही होता है। वो यहाँ पर विलियम को बताता है कि उसकी वाइफ जंगल में खो गई है क्योंकि जंगल में उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसका फोन भी खो गया है। विलियम यहाँ पर रिचर्ड से कहता है कि तुम बाहर ही रहो, मैं मदद बुलाता हूँ, लेकिन रिचर्ड तो चुपके से अंदर घुस जाता है। एरिक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती। विलियम तुरंत ही रिचर्ड पर भड़क जाता है। यहाँ पर रिचर्ड विलियम से कहता है कि जब तक पुलिस आएगी तब तक तो उसकी बीवी मर चुकी होगी। उसे अजीब किस्म की बीमारी है, दौरा पड़ने के बाद उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। अगर 1 घंटे के अंदर उसे इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो मर जाएगी। विलियम उसकी बातों में आकर उसे बताने ही वाले थे, लेकिन तभी उसका फोन बज जाता है और विलियम यहाँ पर रिचर्ड से कहता है कि तुम्हारा फोन तो खो गया था, तुमने अभी तो मुझे बताया था। और फिर रिचर्ड यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है। विलियम अचानक से उस पर हमला करके उसे ढेर कर देता है और फिर तुरंत ही पुलिस को फोन कर बताता है कि उनके घर में एक आदमी घुस आया है जो कि उनको मारना चाहता है। तभी रिचर्ड उठ जाता है और विलियम पर हमला कर देता है और अब दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। अब रिचर्ड यहाँ पर विलियम को मार डालता है और अब इस पूरे घर में वो तेल छिड़क कर आग लगा देता है। और अब इधर आयरिस की बॉडी भी हील करना शुरू कर चुकी थी। यहाँ पर आयरिस की एक उंगली भी काम करना चालू कर देती है जिससे वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति बता देती है, लेकिन रिचर्ड उसकी उपस्थिति सुन नहीं पाता। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद रिचर्ड को लगता है कि जिस सोफे पे वो बैठा हुआ था आयरिस कहीं उसके पीछे ही तो नहीं थी। और यहाँ पर रिचर्ड को पता चलता है कि आयरिस तो ठीक उसके ही पीछे थी। और फिर वो यहाँ से आयरिस को उठाकर विलियम की गाड़ी में बैठाकर सीधे अपनी कार के पास पहुंच जाता है। दरअसल रिचर्ड की सारी काम की चीजें उसकी कार के अंदर थी और अपने कपड़े चेंज करने के बाद रिचर्ड अपनी कार से एक सिरिंज और डाइट को निकालकर इस कार में रख देता है। फिर अपनी कार को टो करके ले जाने के लिए जुगाड़ बनाने लगा क्योंकि अगर उसकी कार किसी की भी नजर में आई तो खामखा उस पर ही सक जाएगा। इतने में यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। दरअसल किसी ने इस गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर पुलिस को कॉल किया था। रिचर्ड यहाँ पर पुलिस वाले को बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। दरअसल आजकल उसकी पत्नी अपने बेटे के वियोग में बहुत ज्यादा पीने लगी है। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की मौत हुई है और इसीलिए वो हर वक्त अपने बेटे की सोच में परेशान रहती है। अब इधर आयरिस के हाथ वगैरह भी थोड़े बहुत चलने लगे थे। किसी तरीके से वो कार की खिड़की को खोल लेती है तो पुलिस वाले का भी उस पर ध्यान चला जाता है। अब पुलिस वाला तुरंत आयरिस से पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन आयरिस तो यहाँ पर भी पुलिस वालों का जवाब नहीं दे रही थी। रिचर्ड यहाँ पर पुलिस वाले को बताता है कि अभी भी आयरिस नशे में ही है। तभी आयरिस पुलिस वाले को इशारा करती है और जब पुलिस वाला शर्ट को हटाता है तो पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं। और जब तक पुलिस वाला अपनी गन को निकालता तब तक रिचर्ड उसे अपने हुक मार देता है और उस पुलिस वाले के सर पर हुक को मार कर उसे यहाँ से खत्म कर देता है। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले इसलिए वो पुलिस वाले की बॉडी उसी की कार में डाल देता है और उसकी कार पर पेट्रोल छिड़क कर वहाँ पर आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। अब जब रिचर्ड अपने घर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है अब आयरिस भी हकलाकर बोलने लगती है। आयरिस यहाँ पर फिर से रिचर्ड की पत्नी क्लोई की बात छेड़ती है। तो दरअसल बात ऐसा है कि यहाँ पर रिचर्ड की वाइफ उसे छोड़कर नहीं गई बल्कि एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। पिछली बार उसने क्लोई के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। दरअसल क्लोई किसी भी लड़के के साथ में नहीं भागी, उसका एक्सीडेंट ही हुआ था जिसके चलते वो पूरे 2 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पे ही थी। रिचर्ड को हमेशा से लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है और जब वो क्लोई को आखिरी सांसें लेते हुए देखता है तब जाकर वो खुद से मिल पाता है। वो एक अद्भुत एहसास था उसके आखिरी पलों में। रिचर्ड ने उसके करीब गॉड को महसूस किया। वो एहसास कमाल का था। उसकी लाइफ में उसी पल की कमी थी। तब से ही रिचर्ड उसी पल को जीते आ रहा है। इसी चक्कर में अनगिनत लड़कियां उसके हत्थे चढ़ जाती है। मतलब कि ये कितना अजीब आदमी था कि अगर कोई भी उसकी गोद में अपने दम तोड़ रहा था तो उसे भगवान की अनुभूति होती थी, यानी कि उसे ऐसा महसूस होता था कि भगवान उसी के पास में है। ये सब कुछ करके वो किसी न किसी दिन जरूर मर जाएगा। और फिर उसकी बेटी का क्या होगा, आयरिस उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड को इस चीज की लत लग चुकी थी। लाख समझाने के बाद भी रिचर्ड नहीं मानता और फिर आखिर में आयरिस ने मौका देखकर रिचर्ड को सिरिंज घोंस दिया, लेकिन इंजेक्ट नहीं कर पाती। और फिर रिचर्ड ने उसे बताया कि जैसे जैसे उसकी बॉडी सामान्य होगी उसे ऐसे ही झटके आते रहेंगे। वैसे भी ये दोनों अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे, इसीलिए अब इस इंजेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती। जंगल को पार करके ये दोनों एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। बस नदी के उस पार रिचर्ड का ठिकाना होता है। अब रिचर्ड आयरिस की बॉडी को कार से बाहर निकाल
निकालकर उसे बोट पर घसीट कर लेकर जाता है। आयरिस के लिए करो या मरो की स्थिति हो जाती है। आयरिस रिचर्ड के पैंट में रखे चाकू और गन पर नजरें टिकाई हुई थी और जैसे आयरिस को मौका मिलता है वो रिचर्ड से चाकू छीनकर उसके गर्दन में वार कर देती है और जब रिचर्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो आयरिस नाव को असंतुलित करके उसे नाव से नीचे गिर देती है और रिचर्ड की गन बोट पर ही गिर जाती है। रिचर्ड जब तक बोट पर वापस चढ़ता आयरिस तुरंत ही गन को उठाकर उस पर 3 गोलियां चला देती है। 2 गोलियां रिचर्ड को लगती है और 2-3 गोलियां बोट को लग जाती है। अब आयरिस का रिचर्ड से तो पीछे छूट गया लेकिन इसी दौरान बोट में छेद हो गए थे जिसके कारण अब बोट में भी पानी भरने लगा था। आयरिस के पैर अभी भी सुन्न होते हैं, वो भाग नहीं सकती थी। अब आयरिस की धड़कनें और ज्यादा तेज हो चुकी थी, मानो कि यमराज अब उसी के सामने खड़ा हो। देखते ही देखते बोट पूरी तरीके से पानी में नीचे डूब गई। अब लगता है कि मानो आयरिस मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर आयरिस मरती नहीं और उसकी बॉडी फिर से दोबारा से मूव करने लगती है। आयरिस किसी तरीके से तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाती है और उधर रिचर्ड भी 2 गोले लगने के बावजूद भी जिंदा होता है और तैरकर नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। कुछ देर तक आराम करने के बाद आयरिस रिचर्ड के पास जाती है और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए वो रिचर्ड को थैंक यू कहती है और वो रिचर्ड को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। दरअसल आयरिस उसे थैंक यू इसलिए कहती है कि वो अब हर एक सांस की कीमत को समझ चुकी है। तो दोस्तों ये थी डोंट मूव कहानी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।